Assalamualaikum students, welcome to biology with Medico. Today we are going to discuss the urinary system in men. So urinary system humans consist of pair of kidney. किडनी जो है वो दो होती हैं तो इसलिए हम कहेंगे कि पेयर ऑफ किडनी. सेकेंड है हमारे पास अ पेयर ऑफ यूरेटर्स. यूरेटर्स वो ट्यूब होते हैं जो किडनीज से आ रहे होते हैं. किडनीज भी दो होती हैं तो ट्यूब्स भी दो होंगी तो इसलिए हम कहेंगे पेयर ऑफ यूरेटर्स. एंड थर्ड वन अ यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है. एंड लास्ट वन अ यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन बॉडी के बाहर जाता है. अब किडनीज़ की कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि किडनीज़ जो है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं और ये बीन शेप की होती हैं. एक ऐसा ऑर्गन होता है ये बीन शेप का होता है जिसको हम उर्दू में कहते हैं लोबिया. और ठीक है, अब ये कहाँ पे मौजूद होता है? ये डोर्सल साइड पे, एब्डोमिनल कैविटी के डोर्सल साइड पे मौजूद होता है. अब डोर्सल साइड क्या होती है? एक होता है इंटीरियर और दूसरा होता है पोस्टीरियर. अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल का बॉडी इस तरह से होती है. ठीक है, उसके पीछे दो पैर होते हैं और आगे दो हाथ होते हैं. तो ये जो साइड होती है वो पोस्टीरियर कहलाती है, इंटीरियर कहलाती है, और ये जो साइड होती है वो पोस्टीरियर कहलाती है. तो इसलिए हम कहेंगे कि ये पोस्टीरियर साइड, इसे हम डोर्सल साइड कहते हैं. ये वो साइड जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं, डोर्सल साइड उसे कहते हैं. या तो वो हीट के साथ कांटेक्ट में होती है उसे हम कहते हैं डोर्सल साइड. तो ह्यूमन की जो डोर्सल साइड होगी वो हमारा पीठ होगी जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होती है. तो किडनीज़ कहाँ पाई जाती हैं? वर्टिब्रल कॉलम के दो साइड पे, लेकिन एब्डोमिनल कैविटी के पीछे पाई जाती हैं. अब किडनीज़ लाया करती हैं वेस्टलाइन के ऊपर और हर किडनी जो है वो सेंटर में कॉनकेव शेप होती है इसकी, जहाँ वो वर्टिब्रल कॉलम से फेस कर रहा होता है. तो उस एरिया को हम हाइलस कहते हैं जहाँ से रीनल आर्टरी और रीनल वीन नर्व्स वगैरह और यूरिन वगैरह कनेक्ट किए जाते हैं हर किडनी के साथ. तो वो जो पार्ट होता है वो हाइलस होता है. अब यहाँ पे अगर हम बात करें डायग्राम की तो डायग्राम ये साइड राइट है और ये साइड लेफ़्ट है. तो राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे दोनों साइड किडनीज़ पाई जाती हैं. ठीक है, तो ये जो किडनी है वो वेस्टलाइन के ऊपर. अब वेस्टलाइन कौन सी है? अब ये जो शेप है ना, ये वाली, ये वो शेप है जो हमें फील होती है. तो इसके ऊपर, ठीक है, ये हुई हमारी वेस्टलाइन के ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन एब्डोमिनल कैविटी के पीछे और बीच में हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है. तो एक साइड पे दूसरा दूसरे साइड पे होता है. इसकी शेप सेंटर में कॉनकेव होती है. तो कॉनकेव यहाँ पे होती है शेप, मतलब इस तरह से होती है. ठीक है, तो इसका ये कॉनकेव शेप जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम से फेस कर रही होती है और इसी पार्ट को हम हाइलस कहते हैं. और इसी पार्ट से ही रीनल आर्टरी और रीनल वीन्स जो है वो निकल रही होती हैं और यूरेटर्स भी निकल रहे होते हैं. ठीक है, सो यूरेटर एक नेरो ट्यूब होती है जो कि किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती है, जहाँ से यूरिन जो है वो पास होके यूरिनरी ब्लैडर में जाता है. अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है? यूरिनरी ब्लैडर एक थिन वॉल्ड मस्क्यूलर बैग होता है जो कि सिचुएटेड होता है कहाँ पे? एब्डोमिनल कैविटी के नीचे, लेकिन रेक्टम के सामने. अब रेक्टम क्या है? ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर्स या मटेरियल वेस्ट जो होता है, सॉलिड वेस्ट को स्टोर किया जाता है, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे. और यहाँ यूरिनरी ब्लैडर की बात की तो वो जो है यूरिन को स्टोर करता है. अब यूरेथ्रा क्या है? हमने कहा कि यूरेथ्रा लास्ट पार्ट है, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम का. तो यूरेथ्रा एक ट्यूब होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से आ रही होती है, मतलब वहाँ से कनेक्ट होती है. देन खुलती कहाँ है? बॉडी के आउटसाइड. तो वो जो ओपनिंग्स होती हैं यूरिनरी ओपनिंग्स होती हैं यूरिनरी ब्लैडर में, वहाँ से ओपन देन बाहर की तरफ हो जाता है. तो इट पासेस यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी. ब्लैडर से ही यूरिन जो है वो बॉडी के बाहर भेजा जाता है. ठीक है, अब हम किडनी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं. तो किडनी का जो स्ट्रक्चर है, किडनी जो है इनक्लोज होती है एक मेम्ब्रेन में जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं. ठीक है, हर चीज़ जो है वो इनक्लोज होती है. जैसे कि अगर हम लंग की बात करें तो लंग्स का भी हमने पढ़ा था कि उसमें भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं. अब किडनी भी एक मेम्ब्रेन से कवर है जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं.
और पेरिटोनियम और किडनी के दरमियान में जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। अब फ्लूइड तो हमने लंग्स के अंदर भी पढ़ा था, किडनी के अंदर भी हम पढ़े हैं। अब ये फ्लूइड क्यों होता है? फ्लूइड जो है इसलिए मौजूद है ताकि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके। और हमें जो डायग्राम दी गई है वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में दी गई है। अगर हम ट्रांसफर्स की बात करें उसका सेक्शन की, तो उसमें 2 पार्ट होते हैं। ट्रांसफर सेक्शन में 2 पार्ट नज़र आते हैं, लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करें तो उसमें हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, एक कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुला एंड पेल्विस। अब इस डायग्राम में मैं अगर आपको दिखाऊं तो क्लियर नहीं है, मैं आपको दूसरी डायग्राम दिखाती हूँ। ये हमारे पास डायग्राम है किडनी की। तो 3 पार्ट्स होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है, दूसरा मेडुला और तीसरा होता है पेल्विस, किडनी पेल्विस। ठीक है। अब जो कॉर्टेक्स होता है वो एक आउटर पार्ट होता है किडनी का, ये आउटर पार्ट होता है किडनी का और वो डार्क होता है, डार्क ब्राउन। और दूसरा मेडुला होता है। अब मेडुला इसका इनर पार्ट होता है लेकिन लाइटर होता है। अब कॉर्टेक्स मेडुला तो ब्रेन के अंदर भी पाए जाते हैं, तो इसलिए हम इसको मॉडिफाई करने के लिए कहते हैं किडनी के हवाले से तो ये रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। अगर हम रीनल कॉर्टेक्स की बात करें, रीनल मेडुला की बात करें, तो मतलब कि हम किडनी की बात कर रहे हैं। और अगर खाली कॉर्टेक्स मेडुला की बात करें तो मतलब हम ब्रेन की बात कर रहे हैं। उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो इसलिए हम रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला कहते हैं। उसके अलावा रीनल आर्टरी और रीनल वेन भी होती हैं। मैंने आपको बताया अभी किडनी में ये कॉनकेव शेप होता है, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होता है, देन इसका फेस वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होता है। ठीक है। अब इस पार्ट को हम हाइलस कहते हैं और उस हाइलस पार्ट से रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो है वो आ रही होती हैं। एंड देन ये कॉर्टिकल ग्लोमेरुलस है। और ये जो पूरा इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन्स का, उसे हम कहते हैं जक्स्टामेडुलरी ग्लोमेरुलस। ठीक है। और इसके बाहर एक कवरिंग होती है पूरी किडनी के बाहर। ठीक है। वो हमने कहा कि पेरिटोनियम है, लेकिन कॉर्टेक्स की कवरिंग को हम कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल, या यहाँ पे सिर्फ कैप्सूल लिखा हुआ है। अब किडनी पेल्विस क्या होते हैं? अब जितने भी मेडुला के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, तो मेडुला की से जितनी भी ट्यूब्स आ रही होती हैं नेफ्रॉन्स की, वो आके पेल्विस में कनेक्ट होती हैं, पेल्विस में आती हैं। ये साइड हमारा पेल्विस होता है। देन फिर पेल्विस से यूरेटर के अंदर यूरिन आता है, फिर जो है यहाँ से फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। ठीक है। तो अब हम इसका बाकी आगे बढ़ते हैं, इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन। सो कॉर्टेक्स जो है वो आउटर पार्ट होता है किडनी का, डार्क ब्राउन पोर्शन होता है। ये कवर्ड होता है एक प्रोटेक्टिव लेयर से, जिसको हम फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं। उसके अलावा मेडुला जो होता है वो इनर लाइटर पार्ट होता है किडनी का। ठीक है। और इसके अंदर एक कॉनिकल प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं। ठीक है। अब प्रोजेक्शंस कॉनिकल शेप कौन सी होती है? कौन की शेप जिस तरह से होती है उस तरह से ही इसकी कहते हैं कि मेडुला की कॉनिकल प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनको हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं। तो हर ह्यूमन की किडनी के अंदर 12 to 16 पिरामिड्स मौजूद होते हैं और हर मेडुला के अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। और नेफ्रॉन्स जो होता है वो एक बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है इसका किडनी का। जिस तरह से हमने लंग्स में पढ़ा कि लंग्स का जो फंक्शनल बेसिक यूनिट जो होता है वो एल्विलाई होता है, उसी तरह से ही किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन होता है। ठीक है। नेफ्रॉन बेसिक और फंक्शनल यूनिट किडनी का। ये जो नेफ्रॉन होता है वो एक ट्यूब्यूल्स, बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं और जो ट्यूब्यूल शेप के होते हैं। इनका फंक्शन क्या है कि ये उसमें रेगुलेशन करवाते हैं, यूरिन की प्रोडक्शन करवाते हैं, लेकिन यूरिन में क्या करते हैं कि सॉल्ट और वाटर को बैलेंस करते हैं। ठीक है। उनको जो बैलेंस करेंगे। उसके अलावा किडनी जो है वो कनेक्ट होती है यूरेटर एट पेल्विस। ठीक है। और पेल्विस जो है वो एक फनल लाइक स्पेस होता है। फनल लाइक किस तरह से? इस तरह से। ये जो शेप होती है वो फनल की होती है। तो ये जो स्पेस है, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं कि ये पेल्विस है किडनी के अंदर। तो फनल लाइक शेप होती है। ये लार्ज पोर्शन होता है जो कि यूरेटर्स इनसाइड द किडनी के इनसाइड होता है, जहाँ से यूरेटर की ओपनिंग होती है वहाँ पे। अब हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है?
पहले तो ये बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनी का, और हर किडनी जो है वो 1 मिलियन नेफ्रॉन से ज़्यादा 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। लेकिन अगर हम 2 किडनी की बात करें तो वो 2 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है 2 किडनीज। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक है, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स होते हैं ये। ठीक है, हर नेफ्रॉन जो होता है 4 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? बमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये 4 पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन्स के। ठीक है, इन्हीं का ही फंक्शन होता है नेफ्रॉन्स के अंदर। अब बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो हैं वो खुलते हैं एक ट्यूब के अंदर, जिस ट्यूब को कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है एक नेफ्रॉन की, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स विद ब्लड वेसल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करें तो ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, जिसको हम बमन कैप्सूल भी कहते हैं। अब यहाँ जो नेटवर्क है, ठीक है, किसका? कैपिलरीज का, उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, यहाँ पे यहीं से जो है वो रीनल आर्टरी और रीनल वेन जाती हैं। ठीक है, अब स्टार्टिंग की बात करें तो पहले ग्लोमेरुलस आता है, उसके बाद ग्लोमेरुलर कैप्सूल आता है, उसके बाद यहाँ से ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ठीक है, यहाँ से उसके बाद एक मिनट, ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर इस तरह से ये यू शेप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हैनल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद क्या आता है? ये लूप ऑफ हैनल आता है। उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाता है। ये जो चीज़ होती है ना, इस चीज़ को कहते हैं, हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आता है, इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पर यूरिन जो है फ्लो के रीनल पेल्विस के अंदर आता है। उसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि एफरेंट आर्ट्रियोल, इसका फंक्शन ये है कि ये जो है वो अनफिल्टर्ड ब्लड को बमन कैप्सूल के अंदर लेके जाता है, फिर इसको फ़िल्टर करके जो फिल्टर्ड ब्लड फिर बन जाता है वो इफरेंट आर्ट्रियोल से बाहर आता है। इफरेंट आर्ट्रियोल 2 टाइप्स के होते हैं, तो वही चीज़ें कि पूरी जो कैपिलरी बनी हुई है वो इफरेंट आर्ट्रियोल की बनी हुई है, इफरेंट आर्ट्रियोल की बनी हुई है। तो ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है वो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर आती हैं। ठीक है, अब ये जो होता है वो वाजा रेक्टा होता है। अगर हम बात करें कि 2 साइड हैं, ये है हमारे पास कॉर्टेक्स साइड, ये है हमारे पास मेडुला। ठीक है, हमने पढ़ा कॉर्टेक्स आउटर साइड होता है, मेडुला इनर साइड होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलर कैप्सूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, ये जो 3 चीज़ें होती हैं वो कॉर्टेक्स में आती हैं, और बाकी जो ट्यूब्स हैं हमारे पास लूप ऑफ हैनल और कलेक्टिंग डक्ट, ये हमारे पास मेडुला के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अगर ये पूरा स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स में पाया जाए तो उसे हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन 2 टाइप्स के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो अगर पूरा स्ट्रक्चर कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर कॉर्टेक्स में हो तो उसे हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अगर ये स्ट्रक्चर्स के ट्यूब्स जो हैं वो मेडुला के अंदर आएँ तो उसे हम कहते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ये जो चीज़ें, अगर हम जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की बात करें तो उसमें जो है हम कहेंगे कि उसमें ये चीज़ जो है ना, इस चीज़ को, जो कैपिलरी है, इसे हम कहेंगे वाजा रेक्टा। ठीक है, लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स में पाया जाए तो उसे हम कहेंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। सही है। उसके अलावा इंटरट्यूबुलर आर्टरीज होती है, वेन्स होती हैं, अगर अंदर पाया जाए तो उसे हम इंटर ट्यूबुलर आर्टरी और वीन कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है नेफ्रॉन के एक पार्ट को लेके, एक मेडुला के पार्ट को लेके, मतलब किडनी के एक पार्ट को लेके इसके अंदर नेफ्रॉन्स दिखाए गए हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। जस्ट बात ये है कि ये बमन कैप्सूल है। बमन कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन ये ग्लोमेरुलस है। उसके अलावा यहाँ पे 2, एक आर्टरी और एक वीन दिखाई गई है। ये आर्टरी और ये वीन है। आर्टरी से अनफिल्टर्ड ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर जाएगा, बॉडी से लेकर ग्लोमेरुलस के अंदर जाएगा, वहाँ से फिर फिल्टर होके वीन से फिर जो है फिल्टर ब्लड जो है ग्लोमेरुलस से बॉडी के अंदर दाखिल हो जाएगा। उसके अलावा ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स।
नेफ्रॉन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। रीनल आर्टरी होती है, मैंने अभी आपको बताया, जो कि किडनी के अंदर एंटर होती है तो बहुत सारे ब्रांचेस में टूट जाती है, जिसको हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल का काम है कि वो अनफिल्टर्ड ब्लड को लेके किडनी के अंदर जाएगी, ठीक है, रीनल आर्टरी। उसके बाद रीनल आर्टरी लेकर आएगी एफरेंट आर्ट्रियोल के पास, एफरेंट आर्ट्रियोल फिर ग्लोमेरुलस के पास लेके जाएगा। तो हर एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो डिवाइड होती है बहुत सारी कैपिलरीज़ के अंदर, जो कि बमन कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरीज़ पाई जाती हैं उनको कहते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। उसके अंदर ही पूरी डिवाइड होती हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स, ठीक है। बमन्स कैप्सूल और उसके साथ अगर बात करें ग्लोमेरुलस की, इनको कंबाइनली हम कहें तो वो मल्फिजन बॉडी कहते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं कि रीनल कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद है ब्लड फ़िल्टर हो गया। फ़िल्टर होने के बाद क्या होगा कि वो ग्लोमेरुलस से वापस आएगा तो एक इफरेंट आर्ट्रियोल होती है। इफरेंट आर्ट्रियोल से फिर वो वापस आएगा ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर, जो कि नेफ्रॉन के सराउंड में पाई जाती हैं। उसके बाद है ब्लड कैपिलरीज़ सराउंड लूप ऑफ हैनल, ठीक है। लूप ऑफ हैनल के सराउंड में जो कैपिलरीज़ होती है, हमने अभी कहा था, जिससे हम वाजन रेक्टा कह रहे हैं, ठीक है, वो यूनाइट होके हम बात करें तो वो वेन्यूल कहते हैं उसको, विच अल्टीमेटली जॉइंस टू फॉर्म अ ब्रांच ऑफ रीनल वीन, जो कि हम जिससे कहते हैं रीनल वीन, मतलब जॉइनली हम उसे कहते हैं, उसकी एक ब्रांच बन जाती है जिससे हम कहते हैं रीनल वीन। अब रोल ऑफ किडनी इन यूरिन फॉर्मेशन के अंदर किडनी का क्या काम है। सबसे पहले यूरिया की फॉर्मेशन की बात करें तो यूरिया एक लिवर सेल्स के अंदर फॉर्म होता है, ठीक है। लिवर जो होता है वो सरप्लस ग्लूकोज को स्टोर करता है। अब फूड हम खाते हैं, ठीक है, फूड के अंदर ग्लूकोज होता है, लेकिन हमारी बॉडी ग्लूकोज को उस तरह से स्टोर करती नहीं है, तो ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजीन के अंदर। ग्लाइकोजीन फिर जो है वो ग्लाइकोजीन जो है वो फिर इन लिवर सेल्स के अंदर स्टोर होता है, लेकिन ये प्रोटीन को स्टोर नहीं करता है। क्या करता है कि अमाइनो एसिड को जो है वो ब्रेक डाउन करता है और गेट करता है एनर्जी। गेट करता है ATP, सही है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, 3-फॉस्फेट को जो है वो गेन करता है। उसके अलावा अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन होता है तो हमें उससे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हम पढ़ते हैं। अमाइनो एसिड के अंदर एक अमाइनो ग्रुप होता है जिसको रिमूव किया जाता है, उसको हम अगर रिमूव करेंगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीअमाइनेशन, ठीक है। तो NH2 इसका फॉर्मूला है अमाइनो ग्रुप का। अमाइनो ग्रुप को कन्वर्ट कर दिया जाता है अमोनिया में, जो कि बहुत ही पॉइजनस होता है या टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है हमारी बॉडी के लिए, तो ये हमारे बॉडी के सेल्स को किल भी कर सकता है, तो इसलिए हम इसको हाई क्वांटिटी में स्टोर बॉडी के अंदर नहीं करते हैं। तो जल्दी से ही अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं जल्दी से ही, और रिएक्ट करने के बाद हमें मिलता है यूरिया, और फिर यूरिया को हम ब्लड के अंदर भेजते हैं। देन फिर किडनी जो है वो उसको एक्सक्रिएट करती है बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिन के अंदर जो है वो यूरिया 2% होता है, तो उसके थ्रू जो है एक्सक्रीट करती है। उसके अलावा यूरिया जो है वो पसीने के थ्रू भी बॉडी से बाहर जाते हैं। इसके 2 तरीके हैं यूरिया को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए, एक तो यूरिन के फॉर्म में जाते हैं और दूसरा पसीने की फॉर्म में जाता है। अब है यूरिन की फॉर्मेशन, ठीक है। अब यूरिन की फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं, यूरिन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। एक्सेस मिनरल सॉल्ट्स होते हैं और उसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड्स होते हैं, ये चीज़ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। जिस तरह से यूरिया की बात करें, क्रेटिनाइन की बात करें, यूरिक एसिड की बात करें, ये 3 चीज़ें होती हैं। अगर हम इसको बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करते जमा कर दें तो ये ख़तरनाक शायर हो सकती हैं, जहरीली टॉक्सिक हो सकती हैं, तो इन्हीं को ही हम बॉडी से रिमूव करते हैं वाटर के साथ। तो इस मिक्सचर को हम कहते हैं डायरेक्टली यूरिन, ठीक है। अब यूरिन की फॉर्मेशन किडनी के अंदर होती है, तो 2 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। यूरिन को फॉर्म करने के लिए वो हमारे पास है एक फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन। अगर हम इस डायग्राम में देखें, इसमें हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस के अंदर दिखाई गई है कि इसके अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। सबसे फर्स्ट 4 पार्ट्स होते हैं कि फिल्ट्रेशन होती है, फिर रीएब्जॉर्प्शन होती है, अगर कोई बेनिफिशियल चीज़ें हैं वो रीएब्जॉर्ब कराई जाती हैं। देन फिर सिक्रेशन होती है, उससे बाहर ले आते हैं। सिक्रेशन के बाद मीन्स कि वो बस अब डन हो गया, इसको बाहर निकालना है, तो इसलिए फिर एक्सक्रिएशन करवाई जाती है, ठीक है।
अब फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ब्लड में एक्स्ट्रा मटेरियल वगैरह जो है वो बाहर निकाला जाता है। अब इस फिल्ट्रेशन के भी दो टाइप्स होते हैं, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है और दूसरी सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होती है, ये मालफिजन बॉडी के अंदर परफॉर्म होती है। ठीक है, मालफिजन बॉडी को हमने कंबाइनली कहा है हमने इसको। ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलके हमने मालफिजन बॉडी का है, एक भमंस कैप्सूल था, ठीक है, BC, और दूसरा हमारे पास क्या था, ग्लोमेरुलस। इन दोनों को कंबाइनली हम क्या कह रहे हैं, मालफिजन बॉडी। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होती है वो हमारी मालफिजन बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, तो द ब्लड फ्रॉम एफरेंट आर्टरियोल जो ग्लोमेरुलस के अंदर आता है, जो कि लोकेट किया जाता है वमन्स कैप्सूल के अंदर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा जो है वो ग्लोमेरुलस से निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो फिल्ट्रेशन होती है जिसमें बगैर किसी सिलेक्शन के फिल्ट्रेशन की जाती है। उस प्रोसेस को कहते हैं हम नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन या तो फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सही है, और हम कहेंगे कि ये पैसिव प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें बगैर किसी सिलेक्शन के और उसमें कोई ATP यूज़ नहीं होती है। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन। सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन जो है प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर होती है। इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है वो फ्लो किया जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से। हमने पढ़ा था पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज लूप ऑफ फेनुल में होती हैं, वहाँ से इसको फ्लो करवाया जाता है और बाकी अमाउंट जो है वो द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ यूरिया फिल्टर आउट फ्रॉम ब्लड एट बाय एक्टिव प्रोसेस किया जाता है यहाँ पे कि बाकी जो यूरिया है वो इस ब्लड में ही चला है। ठीक है, सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन मीन्स सेलेक्टिवली क्या क्या चीज़ें अब हमें जो है वो फ़िल्टर करनी है और बाकी चीज़ें जो रीअब्ज़ॉर्ब करवानी है वो बाद में वो रीअब्ज़ॉर्ब होंगी। इसमें कुछ एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास प्रोसेस रीअब्ज़ॉर्प्शन का। और जो हमने सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन पढ़ी उसमें एक्टिव प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं रीअब्ज़ॉर्प्शन की। तो रीअब्ज़ॉर्प्शन अगर हम बात करें नॉर्मल एडल्ट की तो 120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फिल्ट्रेट हम कहते हैं यूरिन को। ठीक है, इस फॉर्म ऑन द किडनी के अंदर फॉर्म होती है। हर मिनट के अंदर कितना फॉर्म होता है यूरिन, वो है कि 120 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फिल्टर होता है हर मिनट के अंदर। ठीक है, तो आप सोचें कि अगर 1 मिनट के अंदर इतना हो रहा है तो 10 मिनट्स के अंदर कितना होगा, फिर 24 आवर्स में कितना होगा, फिर एक दिन में कितना होगा। ठीक है, अब ये लार्ज अमाउंट जो है वो फिल्ट्रेट की जाती है, मतलब पास आउट की जाती है बॉडी से बाहर, जिसे हम कहते हैं यूरिन। ठीक है, हाँ, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूरिन जो है वो बॉडी से पास हो जाता है तो उससे हमें क्या होगा, बॉडी को डिहाइड्रेशन हो जाएगी या तो डेथ कॉज हो सकती है। इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, बचाव किस चीज़ का, वाटर का लॉस होना और यूज़फुल सॉल्ट को किस तरह से बचाव करना चाहिए। फिल्ट्रेशन जब होती है तो उस फिल्ट्रेट को नेफ्रॉन के अंदर पास किया जाता है। तो जो यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं और एक्सेसिव वाटर होता है उनको हम रीअब्जॉर्ब करवा दें ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए से, तो वो जो होते हैं वो दो तरह से किया जाता है रीअब्जॉर्प्शन। एक होती है नॉन सेलेक्टिव और एक होती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब नॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि नॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है विदाउट एनी सिलेक्शन, बगैर किसी सिलेक्शन के ये रीअब्जॉर्प्शन होती है, मीन्स कि इसमें कोई सिलेक्शन नहीं होती। हाँ, अब बेनिफिशियल सब्सटेंसेस को हमें लेना है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो चीज़ होगी वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में लूप ऑफ फेनुल होगा, कलेक्टिंग डक्ट होगा। अब इसमें क्या होगा कि हार्मोन जो है वो रिलीज़ करवाए जाएंगे। कौन कौन से हार्मोन, ADH हार्मोन, ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और थायराइड हार्मोन जिसे हम PTH कहते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है कि इसमें वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाया जाता है।
एंटी थायरोटिक हार्मोन क्या करता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करवाता है, और कैल्सिटोनिन जो है वो कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज़ करवाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लूप ऑफ हैनन में और कलेक्टिंग डक्ट में होती हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली अगर बात करें जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है। 60 टू अप टू 60 मोस्टली जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल करवाता है, लेकिन वो हमारी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में होती है, ठीक है। इसमें नहीं लिखा हुआ कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल करवाता है, लेकिन करवाता है रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब नॉन सेलेक्टिव में क्या होता है, पैसिव प्रोसेस होता है और इसमें एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है। अब हम इस डायग्राम के हिसाब से है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर मोस्टली, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ मिनरल्स जो हैं वो यहीं से रीअब्जॉर्ब होते हैं। अगर एक हेल्दी पर्सन में है तो सारा ग्लूकोज अमाइनो एसिड जो है वो रीअब्जॉर्ब करवाया जाता है, ठीक है, थ्रू इन्हीं वॉल्स और उनकी ट्यूब्यूल्स के ज़रिए से, ब्लड के प्रेस जो सराउंड में है उनके ज़रिए से ही इनको जो है वो रीअब्जॉर्ब करवाया जाता है। दीज सोल्यूट्स आर रीअब्जॉर्ब डिफ्यूजन के थ्रू या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो उसको रीअब्जॉर्ब कराया जाता है, क्योंकि बेनिफिशियल आयंस होते हैं हमारे पास, या उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उन सबको चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कौन करवाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल करवाता है। अब रीअब्जॉर्प्शन जो है वो हाईली सिलेक्टिव होती है और ओनली सब्सटेंसेस में होती हैं जहाँ पे बॉडी जो है वो जल्दी से ही रीअब्जॉर्ब उनको करवा ले। तो मोस्ट ऑफ वाटर जो है वो फिल्ट्रेट होता है और रीअब्जॉर्ब होता है बाय ऑस्मोसिस यहाँ पर, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर यहाँ पे वाटर और कुछ सॉल्यूट्स होते हैं, तो यहाँ पर जो है वो रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय द ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस हो रहा है अगर उनको चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करवाना है। सेकेंड है कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट में हमने क्या कहा कि इसमें सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पे है कि कलेक्टिंग डक्ट में बहुत ही कम वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है, क्योंकि ज़्यादा वाटर जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ही लो क्वान्टिटी में ही कलेक्टिंग डक्ट वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएगा, और एक्सेस वाटर जो होगा, एक्सेस वाटर और एक्सेस सॉल्ट जो है वो, और वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, वो जो है कलेक्टिंग डक्ट से जो है वो पास की जाती है रीनाल पेल्विस के अंदर, एंड देन इसी मिक्सचर को हम जो है वो यूरिन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उससे पहले हमारे पास आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो उसमें भी बहुत ही कम वाटर जो है, मिनरल्स वगैरह रीअब्जॉर्ब होते हैं। अगर हम बात करें लूप ऑफ हैनन की, तो उसमें भी बहुत कम ही वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। अब ज़्यादा किस में हो रहा है एब्जॉर्ब, ज़्यादा फंक्शन यहाँ पे किस चीज़ का है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का है। सारा यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन किसकी, कौन करवा रहा है हमारे पास, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल करवा रहा है, ठीक है। और फिल्ट्रेशन कौन करवा रहा है, वो भी हमारे पास प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल करवा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास लास्ट टॉपिक ये है कि रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन। अब किडनी का हमने पढ़ा कि किडनी जो है वो एक एक्सक्रिएटरी ऑर्गन भी है, और उसके साथ साथ ये ऑस्मो रेगुलेशन भी करवाता है। अब वाटर पोटेंशियल मतलब कि एबिलिटी टू लूज़ वाटर, ठीक है। वाटर पोटेंशियल मीन्स कि अगर वाटर पोटेंशियल बॉडी के अंदर ब्लड का कम हो जाता है तो उससे बहुत से चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन किडनी क्या करता है कि बॉडी के अंदर ब्लड में वाटर पोटेंशियल को कांस्टेंट रखता है, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट होगा तो बिल्कुल ठीक है, कांस्टेंट नहीं होगा अगर, क्योंकि बहुत बड़ा या तो सडन चेंज आता है वाटर पोटेंशियल के अंदर, तो क्या होता है ब्लड के अंदर वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, ठीक है। तो उससे जो है वो सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अगर बात करें एग्जांपल की, तो प्लाज्मा जो होता है वो वेरी मच डाइल्यूट वाटर विल एंटर द ब्लड सेल्स के अंदर अगर डाइल्यूट वाटर चला जाता है तो मीन्स कि वो सोल हो जाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि वो बर्स्ट भी हो जाए। तो अगर हम दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ब्लड प्लाज्मा बहुत कंसनट्रेटेड है, ठीक है। अगर प्लाज्मा जो है वो ब्लड का प्लाज्मा कंसनट्रेटेड है तो क्या होगा, वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए सेल के बाहर जाएगा, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, ब्लड सेल्स जो हैं और टिश्यूज़ जो हैं वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे और श्रिंक हो जाएगा। तो दोनों कंडीशंस बिल्कुल ठीक नहीं हैं इसके लिए। तो क्या होगा, यही चीज़ को कंट्रोल करता है, वाटर पोटेंशियल को कंट्रोल
करना बॉडी के अंदर, उसे हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। मीन्स के वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करना बॉडी के अंदर, उसे हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। तो किडनी एक एक्सक्रिएटरी ऑर्गन भी है, ना सिर्फ एक्सक्रिएटरी ऑर्गन भी है, वो वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को भी ब्लड के अंदर मेंटेन करता है। किडनीज मेक श्योर द कंसनट्रेशन ब्लड स्टे मोर और लेस कॉन्स्टेंट। किडनीज़ के अंदर जो है वो ब्लड रहे, कंसनट्रेटेड रहे और लेस कॉन्स्टेंट रहे। ये सारा फंक्शन जो होता है वो किडनी का होता है। अगर हम पॉइंट्स की नीचे बात करें तो ये हमारे पास ब्रेन है, ठीक है, हाइपोथैलेमस पार्ट है जो कि इस चीज़ को मेंटेन करता है। अब इसमें क्या है कि स्वेटिंग हो रही है, एग्जांपल लॉस ऑफ वाटर। स्वेटिंग में क्या होता है, वाटर लॉस हो रहा है, तो वाटर लॉस हो रहा है तो वाटर पोटेंशियल क्या हो रहा है, ब्लड के अंदर डिक्रीज़ हो रही है, ये स्टिमुलस है। वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है तो ब्रेन क्या करेगा, ADH को रिलीज़ करेगा। एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो ADH हार्मोन को रिलीज़ करेगा। ये ब्रेन ने रिस्पॉन्स किया, ADH हार्मोन को रिलीज़ करेगा। कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो कि नेफ्रॉन का पार्ट है वहाँ पे रिलीज़ होगा। अब ADH का फंक्शन हमें पढ़ा कि क्या होता है, फंक्शन ये होता है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, सेल से या कैपिलरीज से वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो ADH हार्मोन ये करेगा, तो अगर उसको एब्जॉर्ब करेगा तो वापस से हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, यूरिन प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी। यूरिन जो है वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा और कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। अब ये कंडीशन कौन सी कंडीशन हुई हमारे पास, हुई कि जब हमारे पास स्वेटिंग हुई तभी हमारे पास ये कंडीशन नहीं। अगर स्वेटिंग नहीं भी होगी तब भी हमारे पास ये कंडीशन आएगी। अब जैसे कि इनटेक ऑफ वाटर बाय ड्रिंकिंग, अगर हम ड्रिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, हमें पानी की कोई कमी नहीं है, तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होगा, वो ADH को रिलीज़ करना बंद कर देगा या तो बहुत कम रिलीज़ करेगा। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, नेफ्रॉन के पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट, तो वहाँ पे वाटर जो है वो बहुत कम ही एब्जॉर्ब होगा, कम एब्जॉर्ब होगा सेल्स और कैपिलरीज के ज़रिए से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर कम जो है वो रीएब्जॉर्ब हो रहा है, तो आयंस जो हैं वो भी क्या होंगे, रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे आयंस। तो उनको रीएब्जॉर्ब नहीं करना है हमें, ठीक है, नहीं सॉरी, आयंस जो हैं वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहे, वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो आयंस जो हैं वो बाहर की तरफ आ रही हैं, ठीक है। तो वाटर आयंस को रीअब्जॉर्ब करने के लिए रीनिन प्रोड्यूस किया जाता है हाई क्वांटिटी के अंदर। रीनिन एक एंजाइम होता है जो कि हाई क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है डाइल्यूट यूरिन को प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए रीनिन को प्रोड्यूस किया जाता है। तो फिर क्या होगा, वाटर पोटेंशियल जो है वो ब्लड के अंदर नॉर्मल हो जाएगा, ना तो इंक्रीज़ ना डिक्रीज़, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ऐसे ही होता है कि कांस्टेंट रहा, फिर क्या होगा कि यूरिन जो है वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर रिलीज़ होगा और यहाँ पे डाइल्यूट है, यहाँ पे कंसनट्रेट होगा। अगर यहाँ पे दो कंडीशंस में दी गई हैं, अगर स्वेटिंग हो रही है हमें तो क्या होगा, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। अगर हमें वाटर लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, हम पानी पी रहे हैं लेकिन वाटर लॉस नहीं हो रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा। इसमें आयंस जो है वो हमने रीअब्जॉर्ब करवा लिए, किसने करवाए, रीनिन ने रीअब्जॉर्ब करवाए हैं, रीनिन ने रीअब्जॉर्ब करवाया इसलिए डाइल्यूट यूरिन है, और यहाँ पे आयंस रीअब्जॉर्ब हुए नहीं है, ठीक है। और वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं, वो भी रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो स्वेटिंग के ज़रिए बाहर चला गया, इसलिए ही वो कंसनट्रेटेड है और यहाँ पे डाइल्यूट है। सो ये है हमारे पास लास्ट टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।